हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 रेडियो केमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। ये पेपर सेकंड की लास्ट यूनिट है। चलिए साहब, बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यूनिट 8 है रेडियो केमिस्ट्री। ओके 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 भैया, 12th क्लास में आपने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। 7 किरणें होती हैं, पढ़ लेना बढ़िया करके। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की। पहला प्रकार बताओ, गामा किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, गामा होती हैं, एक्स होती हैं, परावैंगनी विकिरण आता है, दृश्य विकिरण आता है, अवरक्त विकिरण आता है, सूक्ष्म तरंगा आती हैं, रेडियो तरंगा आती हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। बढ़िया करके पढ़ लो, उनका यूज़ होगा। उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन इस रेडियो केमिस्ट्री में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। बीटा 6 के दौरान रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। आजकल 12th क्लास में इस यूनिट को, चैप्टर को हटा दिया गया। बीटा 6, अल्फा 6, गामा किरणें क्या होती हैं, सब था पहले, लेकिन अब हटा दिया गया। सिलेबस बहुत छोटा कर दिया। तो बीटा 6 के दौरान रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होता है और भैया पॉजिट्रॉन भी। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है जिसको हम माइनस बीटा 6 कहते हैं, और कहीं कहीं प्रोटॉन, कहीं कहीं पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाता है जिसको हम प्लस बीटा 6 कहते हैं। तो भैया आपने ये बीटा 6 अच्छी तरह से पढ़ रखा और ना पढ़ा हो तो जबरदस्ती थ्योरी पढ़ लो। एमसीक्यू पे डिपेंड मत रहो, थ्योरी पे डिपेंड रहो। जितनी थ्योरी पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप एमसीक्यू पेपर में करके आओगे। कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कि आपके मॉडल से पेपर आए, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली 25 एमसीक्यू पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं। यानी कि इन क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो इस साल दूसरे पेपर में आ चुके हैं। देखिए जरा ध्यान से। बीटा 6 के दौरान रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी उत्पन्न हो सकता है। अब इसका राइट ऑप्शन बता दो, कौन सा लग रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब है केवल इलेक्ट्रॉन, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, गलत बात है। केवल पॉजिट्रॉन, गलत बात है। कौन सा राइट आंसर है फिर मेरा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा या फिर पॉजिट्रॉन उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए साहब, कैंसर के उपचार में कौन सी तरंगें यूज होती हैं। एक्स तरंगें? अरे नहीं यार, एक्स तरंगें तो टूटी हड्डी को चेक करने में यूज किया जाता है, जैसे बोलते हैं एक्सरे। एक्स किरणों को बोलते हैं रे, एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे का यूज़ टूटी फूटी हड्डियों को देखने के लिए यूज़ होता है कि कौन सी हड्डी कहाँ से फ्रैक्चर हुई है, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। तो एक्सरे, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, सब बेकार किरणें हैं, किसी काम की नहीं है। हमारी जो मेन किरण है वो कौन सी है, इस क्वेश्चन के लिए जो मेन चीज़ है हमारे पास, कौन सा, गामा किरणें। गामा किरणों का यूज़ आप नाभिक की संरचना ज्ञात करने में भी कर सकते हो, और भैया कैंसर के उपचार में भी गामा किरणों का यूज़ होता है। अच्छा, उस अक्रिय गैस का नाम बताओ, उस अक्रिय गैस का नाम बताओ जिसका यूज़ हम कैंसर के उपचार में करते हैं। फास्टली मुझे कमेंट करके बताएं और देखता हूं कि कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन क्या है, उस अक्रिय गैस का नाम बताओ जिसका यूज़ कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए साहब देखते हैं आगे। क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास। एक रेडियम का 6 स्थिरांक 4.28 मल्टीपल 10⁻⁻⁴ प्रति वर्ष है, तो इसकी अर्धायु कितनी होगी। देखो ये ऐसे क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन भैया आ चुका है ये। ठीक है, आ चुका है पेपर में ये, इसी साल जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं उसमें आ चुका है ये। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है। एक रेडियम का 6 स्थिरांक हमें दे रखा है और इसके अर्धायु निकालनी है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी होगी करिए होंगे। देखो इसका हिंट्स मैं आपको देता हूँ कहाँ से। चलो मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, जगह है नहीं, चलो मैं यहाँ लिख दे जाऊँ। लाइन पे फोकस करना। हमारा एक फॉर्मूला आता है T12R = 0.693 अपॉन लैम्डा, 6 स्थिरांक। अब इस लैम्डा का मान उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, काटा फाटी करो, काटा फाटी करो, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1620। भाग करके देख लो, 1620 आ जाएगा। यानी कि 1620, 1619 के समथिंग में आएगा, जिसको हम 1620 मान लेते हैं। पॉइंट में आता है इसका आंसर, 1620 मान लेते हैं। करके देखो खुद से आप, ये फॉर्मूला लगा दो, T12 = 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान उठाकर रख दो, आपका आंसर बन के तैयार। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ यार। डर किस बात से लग रहा है भाई। चलिए साहब, इसको मैं हटा दूँ। ओके 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 ओके। अबे भैया ये कैसे हो गया, तो ब्लैक हो गया बिल्कुल। चलिए साहब, चलो आगे देखो जरा। अरे छोड़ो। रेडियो एक्टिव श्रेणियों की संख्या कितनी होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो देख के गोली मार दो। क्वेश्चन की गोली मारनी है, किसी और की नहीं। रेडियो एक्टिव श्रेणियों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी मुझे नहीं पता, आप बताओ कितनी होनी चाहिए, बताओ ज़रा। 2, 4, 10, 12,
तो भैया 4 होती है, इस पर ध्यान देना। रेडियो एक्टिव सीढ़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। रेडियो एक्टिव सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 4 है, याद कर लो ठीक से। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में फंसा के जाओ यार, क्वेश्चन कहीं से ही पूछे आंसर पर बिल्कुल राइट टिक लगा पाओ कि भाई ये आंसर है बिल्कुल इसका करेक्ट और यही होगा। जिनकी थ्योरी पढ़ी हुई होती है ना तो उनके तुक्के भी अच्छे जाते हैं, वरना जिनकी कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता, बस खाली दिनेश के मतलब पेपर उठाया और सब रट फट के जा रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है, उनके लिए धूल में लटके बराबर होता है मारना, ठीक है, तुक्का मारना धूल में लटके बराबर। चलो साहब, गाइगर नटल नियम के लिए समीकरण है, बहुत बढ़िया है ये भी। गाइगर नटल नियम, गाइगर नटल का नियम बताओ ज़रा बेटा क्या होता है, याद है किसी को? अरे यार क्या याद करा फिर आज तक? अबे गाइगर नटल का नियम आपने याद नहीं करा तो क्या याद करा? देखो ज़रा, गाइगर नटल नियम के लिए समीकरण है, कौन समीकरण है? 4 ऑप्शन है, चारों आपको सही लग रहे होंगे और अधिकांश बच्चों का जो राइट ऑप्शन होगा इस टाइम वो ये वाला होगा, log r बराबर log a प्लस log t हाफ। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? अधिकांश बच्चों का यही ऑप्शन होगा। अरे यार ये बड़ा लंबा लग रहा है, इसका मतलब है यही राइट आंसर। कुछ बच्चों का ये होगा r बराबर r नॉट a की पावर माइनस लैम्डा टी, लेकिन किसी का भी इस पर ध्यान नहीं जाएगा कि log लैम्डा बराबर a प्लस बी log r। ये इस पर उसी का ध्यान जाएगा जिसने ये पढ़ रखी होगी, समझ गए? जिसने ये पढ़ रखी होगी ना उसी बच्चे का ध्यान इस पर गया होगा कि भाई ये राइट ऑप्शन है मेरे पास, गाइगर नटल नियम है। तो यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो यार जो पेपर में आते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट। इनसे हटके अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आया है तो मुझे बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन इनसे हटके पेपर में आया हुआ है। 100% श्योर यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता इन क्वेश्चनों को। चलिए साहब आगे देखता हूँ मैं। जेड एक्स से चेंज टू जेड प्लस 1 बाई और इसका अणु भार दे रखा है मुझे कितना? ए, यानी कि द्रव्यमान संख्या ए दे रखी है, प्लस यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और प्लस उल्टा डेल्टा एक नाभिकीय क्रिया है। बताओ जरा मुझे जल्दी फास्ट बताओ, फास्ट बताओ बेटा जरा। जेड एक्स से जो ये नाभिकीय हमें रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये नाभिकीय क्रिया कौन सी है? कौन सी क्रिया है? बीटा 6 हो रहा है, संलयन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक बार माइंड लगा लो। देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैंने ये बताया था कि बीटा 6 के दौरान रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, दोनों में से एक बाहर निकलेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाए, दोनों में से कोई भी एक बाहर निकलेगा। अब यहाँ देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसका मतलब है मेरा राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बीटा 6 होना चाहिए। पेपर में आ चुका ये वाला क्वेश्चन भी, क्या होना चाहिए? बीटा 6 इज अ राइट ऑप्शन। अब लगाओ जरा सा बड़े करके ए नंबर लगाओ इस पर कि बीटा 6 क्या है? हमारा एक राइट ऑप्शन है। चलिए साहब, भारत के पास किस रेडियो एक्टिव धातु का बड़ा भंडार है? भैया ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, यही नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ठीक है। जो लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं ना उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। और क्वेश्चन है भारत के पास किस रेडियो एक्टिव धातु का भंडार सबसे अधिक है? सबसे बड़ा भंडार किस धातु का? और रेडियो एक्टिव धातु, नोट धातु, धातु में तो आयरन एल्युमिनियम आ जाता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव धातु होती है। रेडियो एक्टिव धातु का सबसे बड़ा भंडार, यानी किस रेडियो एक्टिव धातु का सबसे बड़ा भंडार है भारत के पास? तो बेटा एक ही होती है, वो होती है थोरियम। थोरियम एक ऐसी धातु होती है जिसका भंडार क्या भारत के पास सबसे बड़ा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कौन सी अक्रिय गैस ऐसी है इसका यूज़ कैंसर के उपचार में क्या था, उसका राइट ऑप्शन देना बिना सर्च करे दिमाग से अपने, ठीक है। चलिए साहब, तो भारत के पास किस रेडियो एक्टिव धातु का बड़ा भंडार है? तो भैया थोरियम धातु का क्या है मेरे पास? बड़ा भंडार है। इसके बाद देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है इमारतों के लिए। किया जाता है कि कितनी पुरानी इमारत है, कौन चेक कर रहा है? 100-150 साल में इमारत गिर जा रही है, ठीक है। इमारतों के लिए, जीवाश्मों के लिए, हाँ इसके ये हो सकता है यार, जीवाश्म के लिए हो सकता है भाई। मिट्टी के लिए, चट्टान के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। चट्टान के लिए, मिट्टी के लिए, जीवाश्मों के लिए, इमारतों के लिए। इसका राइट ऑप्शन आप ढूंढो बढ़िया करके कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं मानता हूँ मुझे नहीं पता, आप बताओ जरा इसका। मान लो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं तुक्का मार रहा हूँ, और आप खुद से दिमाग लगाओ कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। चट्टान का नाम सुना आपने? रोक, ठीक है। चट्टान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का यूज़ चट्टानों के लिए क्या आता है? कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है, कहाँ पर है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इस रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 8 क्वेश्चन हो गए। 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर चैप्टर से 12 या 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे,
ध्यान देना है, 100 क्वेश्चन है तो पर चैप्टर से 12 या 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 60 या 75 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, घबराओ मत, तो बढ़िया करके प्रिपेयर करो इन 25 क्वेश्चन को, और इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। ठीक है, चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं बाकी क्वेश्चन। चलिए साहब, होगा यहाँ तक? ओके ओके, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। दी गई नाभिकीय क्रिया में गायब क्या है, पता करें। दी गई नाभिकीय क्रिया में गायब क्या है, पता करें, जल्दी पता करो, दिमाग लगाओ जरा अपने आप। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे, ध्यान देना। एक रिएक्शन हमें दे रखी है, यानी कि प्लूटोनियम 94-239, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। अब जो ये चीज़ लुप्त है ना, जो चीज़ गायब है, वो क्या चीज़ गायब है वो आपको पता करनी है। अब देखो जरा ध्यान देना, परमाणु क्रमांक कितना है मेरे पास, 94 है, तो यहाँ भी परमाणु क्रमांक 94 है, यानी कि परमाणु क्रमांक में कोई अंतर नहीं है। ओके राइट, इसका मतलब है यहाँ परमाणु क्रमांक का कोई मैटर ही नहीं होगा, परमाणु क्रमांक ऐड ही नहीं हुआ, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। लेकिन परमाणु भार की अगर मैं बात करूं, यानी कि द्रव्यमान संख्या की मैं बात करूं, तो कितनी बढ़ रही है, देखो 239 से कितनी हो गई है, 243 हो गई है, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 बढ़ गई है। 4 तो बढ़ रहा, 239 + 4 243। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो भैया ये माइनस इधर होता, तो 4 में से घटाओ 1 तो 93 बच जाता हमारा यहाँ, फेल। ये देखो इस पर 1H1 डालोगे यहाँ तो भैया 94 और 1 95 होना चाहिए था, नहीं हुआ। अनंत डालोगे तो कहानी जैसी थी वैसे की वैसी। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वह है यह वाला बी नंबर। क्यों है बी नंबर? अगर मैं यहाँ न्यूट्रॉन को जोड़ूंगा, क्योंकि देखो नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन को 0n1 से दर्शाते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन को 0n1 से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन को 1H1 से दर्शाते हैं। 1H1 को हम प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को हम 1H1 से दर्शाते हैं। ठीक है, और अधिकांश रिएक्शन में गामा किरणों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, जो कि देखो यहाँ गामा किरणों के रूप में ऊर्जा बाहर जा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बेटा इस जो विलुप्त स्थान है इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, न्यूट्रॉन डाल दूंगा, 4 न्यूट्रॉन डाल दूंगा, 0n1, तो 4 डालोगे तो 239 + 4 कितना हो गया, 243। परमाणु क्रमांक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका लगाओ। एक अल्फा कण समान होता है, ये तो 12th क्लास में भी आप पढ़ते आ रहे हो कि अल्फा कण जो होता है वो किसके समान होता है, हीलियम नाभिक के, हाइड्रोजन नाभिक के, प्रोटॉन के, पॉजिट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के, किसके समान होता है? ये इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ बेटा। एक अल्फा कण पर कितना, पहले तो चेक करें कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट लगे ना, तो अल्फा कण के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो समझ जाना आपके अल्फा कण पर +2e आवेश होता है, और +2e आवेश किस नाभिक पे होता है, हीलियम पे होता है, 2He4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो अल्फा कण है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ध्यान देना है, अल्फा कण हीलियम परमाणु नहीं है। कभी सोचो कि यार अल्फा कण सर हीलियम परमाणु होता, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, कौन, अल्फा कण। जबकि हीलियम परमाणु तो भैया क्या है, हीलियम परमाणु क्या, एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए साहब, तो मैं यहाँ पे लाइन देता हूँ, मतलब यहाँ पे एक अल्फा कण समान है, तो हीलियम नाभिक, प्रोटॉन, हाइड्रोजन नाभिक, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या है, हीलियम नाभिक होता है। ठीक है, अल्फा कण हीलियम परमाणु का क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। चलिए साहब, निम्न में से थोरियम श्रेणी है, 4 श्रेणियाँ दे रखी हैं, क्योंकि पता रेडियो एक्टिव श्रेणियाँ कितनी होती हैं, 4 होती हैं। पीछे मैंने करवा दिया क्वेश्चन ये वाला भी, लेकिन अभी आपको बताना है कि निम्न में से थोरियम किस श्रेणी में आती है, यानी कि थोरियम श्रेणी कौन सी है। तो देखो 4n है, 4n+1 है, 4n+2 है, 4n+3 है, चारों के चारों श्रेणियाँ होती हैं, रेडियो एक्टिव श्रेणियाँ चारों की चारों, जिसमें से थोरियम श्रेणी जो है वो कौन सी है बेटा, 4n वाली है। ठीक लगाओ, अरे आता है क्वेश्चन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में। ये सही करके पढ़ोगे ना, मज़ा ही अलग आएगा, बिल्कुल पढ़ाई का पढ़ने का मज़ा ही बिल्कुल अलग आता है, अगर बढ़िया करके आप पढ़ते हो तो। ठीक है, चलिए साहब, निम्न में से थोरियम श्रेणी है, निम्न में से थोरियम श्रेणी कौन सी है बेटा, 4n होती है। ओके राइट, चलिए आगे देखता हूँ। किसके द्वारा रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए किसके द्वारा मापा जाता है? हाँ, एक चीज़ और है, रेडियो एक्टिवता के, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के मात्रक और याद कर लो यार, क्योंकि पेपर में कोई सा भी मात्रक पूछ सकता है। आप देख लेना कौन कौन से मात्रक हैं, ठीक है, और क्या रिलेशन है उनमें। तो किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है? तो भैया गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा, साइक्लोट्रॉन द्वारा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं। ध्यान देना, इस रेडियो एक्टिवता को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा। ठीक है, चलिए साहब नया ऑप्शन देखते हैं।
13वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान का उत्पाद है। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से भरो, आप खुद से माइंड लगाओ। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे? गेम तो बहुत खेलते हो मोबाइल में, दबा के गेम खेलते हो, पबजी अजी पता ना कौन कौन से गेम है, फ्री फायर। ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं बच्चे तो गेम चल रहे हैं, 10 मिनट पहले आ गए तो गेम खोले पड़े हैं। बताओ जल्दी फटाफट तेजी से कि निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान का उत्पाद कौन सा होगा। यानी कि जब 92 यूरेनियम 235 में मैं 0N1 डालूंगा तो 236 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। अब परमाणु क्रमांक चेक कर लें, 57 ये है, 92 में से घटाओ 57 कितना बचेगा बेटा? 92 में से 57 घटाओ तो इधर तो मेरे पास परमाणु क्रमांक 0 है, केवल बाहर है, तो 92 में से घटाओ 57 तो कितना बचा तुम्हारे पास? 12 में से घटाया 5 बचा मेरे पास, 9 में से 5 घटाया मेरे पास कितना बचा? 9 में से 5 4, यानी कि 3 बच गया मेरे पास, 35 रह गया। अच्छा 8 में से 5 घटाया 35, तो भैया 35 यहाँ बच गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब है 35 35 35, इन तीनों में से कोई एक चीज़ है, इन तीनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। परमाणु क्रमांक हमने बैलेंस कर लिया कि 35 वाला है। अब बाहर चेक करते हैं तो 235 और एक कितना हो गया तुम्हारे पास? 236 हो गया मेरे पास। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये इस साइड का हो गया, यानी कि अभिकारकों का हो गया। उत्पाद का और चेक कर लेते हैं। 146 और 3 कितना बैठ रहा? 146 3 149 बैठ रहा। ठीक है, 149 बैठ रहा। अब बेटे क्या करना है आपको, जो मेरे पास 149 बैठ रहा है, ठीक है, अब इस 236 में से 149 घटा दो, जो बचेगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 16 में से 9 घटाया कितना बचा मेरे पास? 16 में से 9 घटाया। अब भैया जब मैं 16 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 7 है भैया। इधर मेरे पास रह गया 22 में चढ़ा तो बचेगा 8, कितना रह गया? 87। इसका मतलब है ये बी नंबर हमारा क्या राइट ऑप्शन है। ओके, इस तरह से आप फाइन कर सकते हो, दिमाग लगाओ, बढ़िया करके आराम से हो जाएगा। चलिए साहब मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसा करके इरेज कर देता हूँ, कर दिया मैंने इरेज। तो बी नंबर क्या है मेरे पास? राइट ऑप्शन है 35 बेरिलियम, यानी कि 35। ठीक है, बी आर मतलब ब्रोमीन, 35 ब्रोमीन 87। ठीक है, 35 ब्रोमीन 87। ओके ओके, राइट ऑप्शन लगाओ। समूह विस्थापन नियम किसने दिया है? हेनरी बैकुरल ने, रदरफोर्ड ने। अच्छा बैकुरल का क्या काम है? बैकुरल का कोई काम है भैया? एक बताओ ज़रा, ये जो बैकुरल है इसने भैया रेडियो एक्टिव किरणों की खोज करी है। ठीक है, बैकुरल जो होता है, ये ध्यान देना, रेडियो एक्टिवता के ज्ञाता होते हैं बैकुरल। ठीक है, समझ में आया ये वाला? तो बैकुरल ने किसकी खोज करी है? रेडियो एक्टिविटी, इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणों की खोज किसने करी है? बैकुरल ने करी है। पहला नाम इन्हीं का ही आता है बैकुरल का। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो समूह विस्थापन नियम किसने दिया है? हेनरी बैकुरल ने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है, सोडी तथा फजान ने दिया है, या फिर एडवर्ड मोसन ने दिया है? तो राइट ऑप्शन है सोडी तथा फजान ने। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम भी आता है, लेकिन ये जो रूल दिया है ना वो किसने दिया है? सोडी तथा फजान ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीटा कण उत्पन्न होता है, बीटा कण कब उत्पन्न होता है? बीटा कण कब उत्पन्न होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़िया करके तैयार कर लो, क्योंकि पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। समूह विस्थापन नियम किसने दिया? किसने दिया सर? पता नहीं किसने दिया, किसने दिया? सोडी तथा फजान ने दिया। अब देखो बीटा कण उत्पन्न होता है, बीटा कण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, बीटा कण उत्पन्न होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है, दूसरा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, या ए और बी दोनों सत्य हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन का राइट ऑप्शन है। जब भी कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तुरंत बीटा कण निकल के बाहर जाता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो बीटा कण उत्पन्न होता है न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है। चलिए साहब बी नंबर राइट है। बहुत भारी नाभिक स्थायी होते हैं, कहने का मतलब ये जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर है वो सबके सब कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, तो बहुत भारी नाभिक क्या है मेरे पास? स्थायी होते हैं और देते हैं जब उनका विघटन होता है बहुत भारी नाभिक का। चाहे आप यूरेनियम का विघटन करें आप, ठीक है, जिसका भी आप विघटन करेंगे लगभग आपको अल्फा कण मिलेगा। तो कितने देते हैं? अल्फा विघटन होता है, सबके सब अल्फा कण देते हैं आपको। तो बहुत भारी नाभिक स्थायी होते हैं और देते हैं अल्फा विघटन। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एमसीक्यू चल रहे हैं, नोट थ्योरी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत भारी नाभिक स्थायी होते हैं और देते हैं बीटा प्लस विघटन देते हैं, या बीटा माइनस विघटन देते हैं, या एन विघटन देते हैं, या अल्फा विघटन देते हैं। तो क्या देते हैं? अल्फा विघटन देते हैं। पॉइंट को नोट कर लो, दिमाग में फांस लो। अल्फा विघटन, जितने भी भारी नाभिक होते हैं जब उनका क्या होता है? रेडियोएक्टिव क्षय होता है तो बीट अल्फा किरणें बाहर निकलती है, यानी कि अल्फा कण वहाँ से बाहर निकलते हैं। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद नए क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब जल्दी से 17वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है 17वां।
पॉजिट्रॉन की औसत आयु होती है, पॉजिट्रॉन की औसत आयु होती है। अगर ये पूछे तो ठीक है, और अगर ये ना पूछे तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी है। तो याद कर लो करल एंडरसन ने, कि पॉजिट्रॉन की जो खोज करी है वो करल एंडरसन ने करी है, ठीक है। और इसकी अर्धायु मतलब औसत आयु कितनी होती है, इसकी अर्धायु नहीं औसत आयु है ये, पॉजिट्रॉन की औसत आयु होती है, कितनी होती है 10⁻⁻⁹ सेकंड, ये है राइट ऑप्शन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी है, तो करल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की है, और पॉजिट्रॉन की औसत आयु कितनी होती है 10⁻⁻⁹ सेकंड होती है। बढ़िया करके प्रिपेयर कर लो पॉजिट्रॉन के बारे में, क्योंकि पॉजिट्रॉन से एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। चलिए साहब, निम्न अभिक्रिया में विलुप्त कण है, बहुत बढ़िया। देखो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दिमाग घूम जाता है कि निम्न अभिक्रिया में कौन सा विलुप्त कण है। गायब कण पहचानना है, यहाँ से एक कण गायब हुआ है और वो कण कौन सा गायब हुआ है बताना है आपको। देखो जरा, चलो मैं बता रहा हूँ, यहाँ परमाणु भार 32 है, यहाँ परमाणु भार 32 है, 32 और एक मेरे पास कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। जरा ध्यान देना, इधर परमाणु क्रमांक कितना है मेरे पास 16 है, सल्फर का 16 होता, फास्फोरस का 15 होता, तो 15 और एक 16, परमाणु क्रमांक दोनों तरफ बराबर है, परमाणु भार एक ज़्यादा है, मतलब कौन सा होगा मेरे पास यहाँ बी नंबर न्यूट्रॉन होगा। अगर मैं यहाँ 0N1 जोड़ दूंगा तो 32 और एक 33, तो 32 और एक 33 हो जाएगा, बाकी परमाणु क्रमांक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर 16 है, 15 और एक इधर भी कितना होगा मेरे पास 16 होगा। तो खास तौर पे ऐसी रिएक्शन पेपर में देगा, पूछेगा विलुप्त कण कौन सा है। एक क्वेश्चन ये करवाया, एक क्वेश्चन इससे पहले ही मैंने करवाया, ठीक है, वो पेपर में आ रखा है इस बार, लेकिन ये अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, इसलिए इज ए वेरी मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़ लो बढ़िया करके इसको, ठीक है। निम्न में से कौन सा नाभिक प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं है। देखो परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर जितने भी नाभिक यानी कि तत्व आते हैं वो सबके सब कृत्रिम यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं और अस्थायी होते हैं, कोई इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर सबके सब कृत्रिम मतलब हमारे द्वारा नॉट प्राकृतिक और अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो निम्न में से कौन सा नाभिक प्राकृतिक रेडियोधर्मी है, तो परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर छांट लो, वही क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा इसका। तो कौन सा प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं है, तो प्रोमिथियम रेडियोधर्मी है, परमाणु क्रमांक 61 इसका। 43 टेक्नीशियम, ओके ये भी है। 94 प्लूटोनियम, बस यही है हमारे पास परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर। तो राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा हो गया, प्लूटोनियम हो गया इसका। प्लूटोनियम को हल्के मत लियो, है तो कृत्रिम पदार्थ हमारे द्वारा बनाया गया, लेकिन भैया इसका यूज़ परमाणु बम बनाने में किया जाता है, यूरेनियम का और प्लूटोनियम का, ठीक है। यूरेनियम से ज़्यादा पावर ये प्लूटोनियम रखता है, इसलिए इनका यूज़ परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ठीक है। पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो याद कर लेना नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं होता, ठीक है। परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन यूज़ होता है और हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन यूज़ होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो निम्न में से कौन सा नाभिक प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं है, तो प्लूटोनियम क्या है, प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखता हूँ। रेडियोधर्मी की एसआई इकाई होती है, मैंने बोला था पीछे कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी है, खोजकर्ता बैकुरल होते हैं, हेनरी बैकुरल है, ठीक है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी है, रेडियो एक्टिव किरणों की खोज करी है, ठीक है। तो रेडियोधर्मी की एसआई इकाई है कौन सी है बेटा, डिवाई है, नाभिकीय मैग्नेटोन है, बोहर मैग्नेटोन है, बैकुरल है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, बैकुरल, ठीक है। बैकुरल क्या है, रेडियोधर्मी की एसआई इकाई होती है, याद कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से दिमाग में फंस जाएगा आपका। जिसने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी रखी हो, 12th क्लास में था यार चैप्टर बहुत शानदार ये वाला, लेकिन हटा दिया गया, अल्फा बीटा किरणें सब हटा दिया गया, रदरफोर्ड सोडी का नियम, अजय पता नहीं क्या क्या हटा दिया, बहुत छोटा सिलेबस कर दिया। अब तो 12th वाले बच्चों को भैया बीएससी में या कहीं और पढ़ेंगे तो वहीं मौका मिलेगा चीज़ को पढ़ने का। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का घटता क्रम है, भेदन क्षमता का घटता क्रम है, ध्यान देना है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, लाइन पे फोकस करें, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, लेकिन सबसे कम आयनीकरण क्षमता भी गामा किरणों की होती है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की होती है, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। इसका मतलब है हमारे पास पहला नंबर कौन सा, ए है, आगे के बारे में सोचे मत। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की होती है और सबसे कम आयनीकरण क्षमता गामा किरणों की होती है। याद कर लो, ठीक से पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का घटता क्रम है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की है, उससे कम बीटा की है, उससे कम मेरे पास अल्फा की है। पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन भैया पता है आपको, बीटा प्लस होता है, +1 बीटा प्लस, यानी कि बीटा प्लस को तो बोलते हो आप
+1 बीटा 0, वही तो पॉजिट्रॉन होता है। तो क्या होता है बेटा, धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, पॉजिट्रॉन होता है धनावेशित इलेक्ट्रॉन, हीलियम नाभिक, प्रोटॉन युक्त नाभिक, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश बच्चों के दिमाग में एक ऑप्शन चल रहा होगा, और वो कौन चल रहा होगा, प्रोटॉन युक्त नाभिक। अधिकांश बच्चे इसी पर टिक लगाएंगे, ना माने देख लेना आप, अगर जिसने ना पढ़ा होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, पॉजिट्रॉन हमेशा क्या होता है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, याद कर लो ठीक से। और किसके द्वारा कब उत्पन्न होता है, बीटा 6 के दौरान उत्पन्न होता है। जब बीटा 6 होता है तो पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। अर्धआयुकाल तथा विक्टन स्थिरांक में संबंध है। अर्धआयुकाल को शो करता हूं मैं T½ से, ठीक है, T½ से शो करते हैं, और विक्टन स्थिरांक को शो करते हैं हम लैम्डा से। अब बताओ अर्धआयुकाल तथा विक्टन स्थिरांक में संबंध होगा, क्या संबंध होगा, जल्दी फास्टली बताओ, दिमाग लगाओ कि अर्धआयुकाल तथा विक्टन स्थिरांक में संबंध है लैम्डा T½ = 1, लैम्डा T½ = 1/2, लैम्डा T½ = log E2, लैम्डा और इक्वल टू log 2T। तो एक ऑप्शन राइट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन ऑप्शन एक ही राइट होगा, कौन सा वो चेक कर ले। तो देखो एक तो कनेक्शन मेरे पास ही आता है इसमें, T½ आप छोटा वाला T बना लो यार, 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, गुणा वाला हमारा इधर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, log E2 मतलब 2.303 गुणा 0.3010, दोनों ही गुणा करो तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब है मेरे पास ऑप्शन कौन सा, ये वाला है। ये गुणा वाला भाग में लिया बेटा, T½ = log E2 अपॉन लैम्डा, ठीक है। log E2 का मान रखो, E का जब E को बदलोगे 10 में तो 2.303 से गुणा करेंगे, और log 10 2 का मान होता है 0.3010, दोनों की गुणा कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा T½ = 0.693 अपॉन लैम्डा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा, सी नंबर राइट ऑप्शन है। आप भी इसे टिक लगाओ बढ़िया करके, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में फटाया करो ना। टेक्नीशियम 99M का अर्धआयुकाल होता है, अरे भैया टेक्नीशियम 99M का अर्धआयुकाल होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो ये बिना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना दिमाग ही यूज करना है। और भैया तो क्या होगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। 6 घंटे इज राइट ऑप्शन है इसका, बढ़िया का याद कर लो इसको भी। टेक्नीशियम 99M का अर्धआयुकाल होता है 6 घंटे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम आयोडाइड यानी कि I131 का औषधीय उपयोग होता है। सोडियम आयोडाइड 131 का औषधीय उपयोग होता है हाइपरथायरॉइड, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में, थायराइड कैंसर में, ग्रेप्स में और उपयुक्त सभी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं ये सभी उपयुक्त सभी तो ऑप्शन हमारा वही होता है। तो लगभग इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा, उपयुक्त सभी, यानी कि सोडियम आयोडाइड I31 का यूज जो है हम इन सब में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, बता दिया मैंने, यही बता दिया, इसी क्वेश्चन बता दिया कि निम्न में से भेदन क्षमता किसकी अधिक है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। लेकिन गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है, और बीटा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इन क्वेश्चन पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो भैया गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है आपके ये 25 क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। बाकी जो जिसके पास मॉडल पेपर है उससे तैयारी कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो एक्स्ट्रा और भी, ठीक है। कि अल्फा कण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, बीटा कण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, बीटा कण अल्फा कण उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं पेपर में, क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मॉडल पेपर में, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पेपर कर लो, पढ़ के जाओ से करके, ठीक है। और इन 25 क्वेश्चन पे विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। ये मान लेना है कि यार यही 25 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, यानी कि मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ लो। चलिए साहब मिलते हैं आप ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।